हेलो डियर फेलोज़, वेलकम टू ट्रैक टू CSS। आज की इस वीडियो में हम न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रजीम पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम रजीम के इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे, उसके बाद उसके बैकग्राउंड देखेंगे और फिर मेजर एलिमेंट्स ऑफ द रजीम जैसे कि NPT है, IAEA है, CTBT है, NSG न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन्स, बायोलॉजिकल टॉक्सिन वेपन कन्वेंशन, केमिकल वेपन कन्वेंशन, द ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और द मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल ग्रुप है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रजीम इट्सेल्फ क्या है। रजीम पे हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई है और वहाँ पे हमने डिटेल से रजीम को डिस्कस किया है। अगर यहाँ पे आपको समझना है तो उस वीडियो में मैं वहाँ पे लिंक दे दूँगा, वहाँ पे आप रजीम को डिटेल से स्टडी करें। तो सबसे पहले रजीम है a governing body based on norms, rules and principles। यानी इंटरनेशनल सिस्टम में किसी इशू एरिया को किसी इशू को एड्रेस करने के लिए जो जनरल रूल्स, प्रिंसिपल्स या नॉर्म्स बनाए जाते हैं, कोई तंजीम या कोई ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की जाती है और उसके अंदर रूल्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं कि जो जनरल रूल्स हैं वो सारी दुनिया के स्टेट्स के लिए सेम हैं। उन रूल्स को जब वो फॉलो करते हैं तो वो एक रजीम इस्टेब्लिश करती है। तो रजीम के यानी जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रजीम है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? कोई भी रजीम हो दुनिया में, वो हो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं उसके अंदर, और इसके अलावा जो अरेंजमेंट्स हैं, टॉक्स और एग्रीमेंट्स हैं, इस सारे के सारे रजीम के कंपोनेंट्स होते हैं। चाहे वो टॉक्स हों, ट्रीटीज़ हों, एग्रीमेंट्स हों या वो अरेंजमेंट्स हों, वो सारे के सारे रजीम के अंदर आते हैं। तो इस रजीम का मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि इट एम्स एट प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स टू नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। यानी इस रजीम के बनाने का मकसद ये था कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है, जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो नॉन न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिन स्टेट के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, उन तक इसकी स्प्रेड को रोकना। ताकि क्यों रोकने का मकसद क्या था? टू अवॉइड द डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। यानी जो न्यूक्लियर वेपन्स की डिस्ट्रक्शन है उसको रोकने के लिए इसकी स्प्रेड को रोकना ज़रूरी है। तो इसके लिए उन्होंने रजीम इस्टेब्लिश किया। द रजीम इंक्लूड्स कंपोनेंट्स एड्रेसेस न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल, मिसाइल डिलीवरी सिस्टम एंड द इक्विपमेंट, मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी दैट्स नीडेड टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर वेपन्स। यानी इस रजीम के अंदर वो सारे न्यूक्लियर हों, चाहे केमिकल हो, बायोलॉजिकल हो या मिसाइल डिलीवरी सिस्टम, यानी जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं उनको डिलीवर करना और डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, या कोई इक्विपमेंट हो, कोई मटेरियल हो, जितनी भी चीज़ें जो न्यूक्लियर से रिलेटेड हों या केमिकल या बायोलॉजी से रिलेटेड हों जो कि जंग में यूज़ हो सकती हों, उन पे प्रोहिबिशन या उनको रोकने का मकसद यानी ऑब्जेक्टिव था इस रजीम का। तो इस रजीम के 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले है ट्रीटीज़। यानी इस रजीम के अंदर इसके अम्ब्रेला के नीचे ट्रीटीज़ को इस्टेब्लिश करना, जो कि उसके ट्रीटीज़ का मकसद क्या था कि इस्टेब्लिश नॉर्म्स एंड लीगल ऑब्लिगेशंस। यानी कोई ट्रीटी साइन करवाना स्टेट से और उसके अंदर नॉर्म्स और ऑब्लिगेशंस इस्टेब्लिश करना, और उसके बाद टूल्स। यानी अब ट्रीटी तो साइन हो गई, लेकिन अब कैसे पता चलेगा कि कोई स्टेट उस ट्रीटी को ऑब्ज़र्व कर रही है या नहीं कर रही है? यानी जो ऑब्लिगेशंस हैं, उस ट्रीटी के जो नॉर्म्स हैं या लीगल ऑब्लिगेशंस हैं, वो उनको ऑब्ज़र्व कर रही है या नहीं कर रही है। तो टूल उन चीज़ों को यानी टू वेरीफाई कंप्लायंस विद सच ऑब्लिगेशंस, यानी कोई स्टेट इन ऑब्लिगेशंस को ऑब्ज़र्व कर रही है या नहीं कर रही है, तो टूल्स बनाए जाते हैं। तो दूसरी जो कंपोनेंट है वो टूल्स हैं। और थर्ड है सिस्टम टू कंट्रोल द मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग नॉन न्यूक्लियर वेपन्स। यानी कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा मीन्स, कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा मैकेनिज़्म जो कंट्रोल करे न्यूक्लियर वेपन की प्रोडक्शन को। तो यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि इस रजीम के इस्टेब्लिशमेंट के पीछे ऑब्जेक्टिव्स थे कि सिर्फ ट्रीटीज़ नहीं बल्कि ट्रीटीज़ के साथ
वो सोर्सेज या वो मैकेनिज़्म जो कि वेरिफिकेशन के लिए यानी जो कंप्लायंस है उसको भी वो इंश्योर करे। और इसके अलावा अब ये भी हो गया, इंश्योर भी कर रहे हैं, लेकिन जो मींस हैं, जो रिसोर्सेज हैं, जो मैकेनिज़्म है जिससे न्यूक्लियर वेपन्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, उन पे भी पाबंदी लगाना और उन पे भी प्रोहिबिशन लगाना। तो यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि रिजीम के इस्टेब्लिशमेंट का मकसद क्या था, कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम इस्टेब्लिश क्यों किया गया। तो इसके पीछे जो बेसिक लॉजिक है वो ये है कि वर्ल्ड वार सेकेंड में जो डिस्ट्रक्शन हुई, जो अमेरिका ने जापान पे न्यूक्लियर वेपन्स जो गिराए थे हिरोशिमा और नागासाकी पे 1945 में, उससे अनइमेजिनेबल डिस्ट्रक्शन हुई, इतनी ज़्यादा तबाही हुई कि ये सारी दुनिया की जो साइंटिस्ट्स ने, जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उन्होंने जिस इमेजिनेशन के साथ वो वेपन्स डेवलप किए थे, उस इमेजिनेशन से, उस तसव्वुर से भी आगे डिस्ट्रक्शन हुई। और दूसरी इसकी वजह ये थी कि जब ये सोफिस्टिकेटेड वेपन्स यूज़ हुए हिरोशिमा और नागासाकी में, तो यहाँ पे यूएस की मोनोपोली इस्टेब्लिश हो गई न्यूक्लियर वेपन्स पे। और तीसरा जो ये था वो यूएस फेयर्स ऑफ सोवियत यूनियन न्यूक्लियर एक्विजिशन। अब यूएस को ये ख़तरा लाहक हुआ कि यूएस के पास ये सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये सोवियत यूनियन के हाथ लग जाएं। तो यूएस और सोवियत यूनियन के दरमियान जो कोल्ड वार छिड़ गई थी, उसके लिए न्यूक्लियर वेपन्स बहुत बड़ा ख़तरा साबित हो सकते थे। अब उसकी हम बैकग्राउंड पे बात करेंगे। जैसे कि हमने अभी कहा कि वर्ल्ड वार सेकेंड में हिरोशिमा और नागासाकी पे यूएस के जो न्यूक्लियर वेपन्स ने जो तबाही मचाई, वो दुनिया के लिए आई ओपनिंग थी, जिसमें एटलीस्ट 1,29,000 से लेकर 2,26,000 बंदा लुकमा अजल बन गए। तो इस तबाही के बाद जनरल असम्बली में 1946 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन वहाँ पे साइन हो गई। और उसके बाद अब यहाँ पे हम मुख्तसरन बात करेंगे, सिर्फ इसकी बैकग्राउंड देंगे, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। अब यूएस ने ब्रूच प्लान ले आया। उसने प्रपोज़ किया कि एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई जाए जिसके अंदर सारे स्टेट्स, जितनी भी इंटरनेशनल सिस्टम में स्टेट्स हैं, वो वहाँ एक ट्रीटी साइन करेंगे और वहाँ पे वो एग्री करेंगे कि दे विल नॉट एक्वायर न्यूक्लियर वेपन्स। तो इस ब्रूच प्लान का बुनियादी मकसद यही था कि एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई जाएगी और उस बॉडी के अंदर फिर उस बॉडी बनाने के बाद यूएस अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो उनको डिसमेंटल करेगा। लेकिन उसके बाद उसके रिस्पॉन्स में सोवियत यूनियन ने ग्रोमिको प्लान ले आया। ग्रोमिको प्लान का मकसद ये था कि उसकी एक क्रिटिसिज्म थी ब्रूच प्लान पे। सोवियट्स वालों का ये कहना था कि सबसे पहले यूएस अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिसमेंटल करे, उसके बाद एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई जाएगी जिसके अंदर सारे स्टेट्स को एग्री करना पड़ेगा कि वो न्यूक्लियर वेपन एक्वायर नहीं करेंगे, क्योंकि ये वर्ल्ड पीस और स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। तो यहाँ पे दोनों स्टेट्स जो वर्ल्ड सुपर पावर्स थे उस टाइम, वो दोनों एग्री नहीं हुए और ये किस्सा वहाँ पे एक बार उसको स्टॉप लग गया। अब इस रिजीम के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, जो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन में बात की थी कि उन एलिमेंट्स पे हम बात करेंगे, तो रिजीम के एलिमेंट्स पे अब हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, यानी NPT जिसे कहते हैं, ये फर्स्ट एक बहुत बड़ा कदम था इस रिजीम की। इसके बाद हम अब देखेंगे कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी या NPT है क्या। तो NPT 1968 में इसको साइन किया गया, इस ट्रीटी को। इसकी बैकग्राउंड ये है कि इंटरनेशनल सिस्टम में बहुत से ऐसे इवेंट्स हुए जिन्होंने स्टेट्स को मज़ीद कंपेल की कि वो एक इंटरनेशनल बॉडी बनाएं जिसके अंदर वो स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स को वो रोक सकें।
तो वो कौन से इवेंट्स थे जिन इवेंट्स ने स्टेट्स को कंपेल की कि वो एक ट्रीटी साइन करे ताकि वो स्प्रेड को रोक सकें न्यूक्लियर वेपन्स की। यूएस ने 1945 में जब जापान पे न्यूक्लियर वेपन्स गिराए तो उसके बाद ये सोवियत यूनियन के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बन गया, चूँकि वो दोनों कोल्ड वॉर में स्टक हो गए थे। तो सोवियत यूनियन ने 1949 में अपने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए। इसके बाद इसके रिस्पॉन्स में एक बहुत बड़ा ख़तरा मज़ीद दूसरे स्टेट्स पे सर मंडलाने लगा, क्योंकि एक तरफ सोवियत यूनियन था और दूसरी तरफ वेस्ट थी। अब सोवियत यूनियन और वेस्ट के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट था 1945 से लेकर 1991 तक, यानी जो कोल्ड वॉर कह रहा था, अब ब्रिटेन वो अमेरिका की साइड पे था, तो सोवियत यूनियन के बॉम्ब्स के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन गए। तो उसने भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स 1955 में डेवलप किए। और फिर फ्रांस कैसे पीछे रह जाता, उसने 1960 में उसने भी एक्विजिशन की न्यूक्लियर वेपन्स की। चाइना जो कि एक पोअर नेशन से इमर्ज होकर अभी वो इमर्ज हो रहा था, उसने भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स 1964 में डेवलप किए। लेकिन इन सब से हटकर एक बहुत बड़ा जो फ्लैश पॉइंट था, या एक बहुत बड़ा जो एक चेंज था जिसने माइंडसेट चेंज की सारे स्टेट्स की, वो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस थी 1962 में, जो यूएस और यूएसएसआर के दरमियान, जो क्यूबा में वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल न्यूक्लियर वॉर यानी उसके ब्रिंक पे आ गए थे, उसके किनारे पे आ गए थे। उसने एक बहुत बड़ा ख़तरा क्रिएट किया दुनिया के लिए कि अगर वहाँ पे एक वो सिर्फ किस्मत की बात थी कि वो दोनों जंग से, यानी जो न्यूक्लियर वॉर थी उससे बाल बच गए, वरना वो न्यूक्लियर वॉर के बिल्कुल ब्रिंक पे थे, किनारे पे थे। तो इस ट्रीटी का मकसद, बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि प्रिवेंटिंग स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स टू नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स, यानी जिन स्टेट्स के पास न्यूक्लियर अभी वेपन्स नहीं हैं उन तक इसकी स्प्रेड को रोक देना, क्योंकि जितनी भी ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं स्टेट्स के पास, वर्ल्ड पीस उतना ज़्यादा ख़तरे में पड़ जाएगी। तो इस ट्रीटी ने इट डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू 2 कैटेगरीज़, यानी 2 कैटेगरीज़ में, 2 क्लास में इंटरनेशनल स्टेट्स, यानी इंटरनेशनल सिस्टम में सारे स्टेट्स को 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड की। नंबर 1 कौन से थे? वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स थे, यानी वो स्टेट्स जिन्होंने जनवरी 1 1967 से पहले, यानी इस डेट तक जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन एक्वायर की थी, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। और दूसरे वो स्टेट, जो दूसरी कैटेगरी थी, वो नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स, यानी वो स्टेट्स जिनके पास अभी तक न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थी, यानी 1967 के बाद जिन स्टेट्स ने, या जो स्टेट भी थी वो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स थी। अब इंडिया, पाकिस्तान और इजराइल ने 1967 के बाद न्यूक्लियर वेपन्स अपने एक्वायर की, तो वो इस ट्रीटी के, यानी कि इसकी जो वो सबसे पहला जो पॉइंट था कि कैटेगरी नंबर 1 में ये था कि जिन स्टेट्स ने 1967 से, यानी 67 के जनवरी 1 तक जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर की थी, वो न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, रिकग्नाइज्ड स्टेट्स हैं, और जो उसके बाद में एक्वायर की थी वो रिकग्नाइज्ड नहीं हुए। एनपीटी के 3 बेसिक पिलर्स हैं। सबसे पहला पिलर है नॉन प्रोलिफरेशन, यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स को प्रोलिफरेट ही नहीं किया जाए बल्कि उसके स्प्रेड को रोका जाए। और दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव, दूसरा पिलर है डिसआर्मामेंट, यानी जिन स्टेट्स के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो उनको विद पैसेज ऑफ टाइम वो उनको डिसआर्म करेंगे, वो डिसमेंटल करेंगे उन वेपन्स को। और थर्ड पिलर है पीसफुल पर्पसेस। अब देखें, न्यूक्लियर जो एनर्जी है वो सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स के लिए ही यूज़ नहीं होती, बल्कि इसके और भी यूजेज हैं एनर्जी के लिए, एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में। तो ये पीसफुल पर्पसेस हैं, इसके लिए अब एक दूसरा ये कि एक बहुत बड़ा कारोबार बन गया न्यूक्लियर एनर्जी, तो इसको पीसफुल पर्पसेस के लिए स्प्रेड करना है, दूसरे से इसको सप्लाई करना है, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स के लिए, उसकी एक्विजिशन के लिए इसको बिल्कुल भी प्रोहिबिट किया गया ताकि स्टेट्स न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप ना कर सकें। तो अंडर एनपीटी स्टेट्स एग्री, इस
इस ट्रीटी के अंदर जो स्टेट्स को साइन करते हैं वो एग्री करते हैं कि दे विल नॉट मैन्युफैक्चर न्यूक्लियर वेपन्स, वो मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे। और इसके अलावा वो जो पीसफुल पर्पसेस के लिए वो न्यूक्लियर एनर्जी जो ले रहे हैं वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को परमिशन देंगे कि वो वहाँ पे सेफगार्ड्स या वहाँ पे वो वेरिफिकेशन कर सके कि यानी वो स्टेट पीसफुल पर्पसेस के लिए उस न्यूक्लियर एनर्जी को इस्तेमाल कर रही है या किसी दूसरे पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल कर रही है, तो वो IAEA को परमिट करेंगे, परमिशन देंगे। और इसके अलावा फैसिलिटेशन ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इसके अलावा जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसके फैसिलिटेशन में भी वो हेल्प करेंगे। यानी वो स्टेट्स जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, तो वो दूसरे स्टेट्स तक इसको फैसिलिटेट करेंगे पीसफुल पर्पसेस के लिए। और इसके अलावा वो स्टेट्स जिनके पास आर्म्स हैं वो डिसआर्मामेंट की तरफ जाएंगे। और इसके अलावा जो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है कि विथड्रॉल फ्रॉम द ट्रीटी, वो स्टेट्स जिन्होंने ट्रीटी साइन की है अब वो उनको यानी वो लीगली उस ऑब्लिगेशंस के अंदर आए हैं और उनको हर सूरत में उसकी जो प्रिंसिपल्स हैं, जो नॉर्म्स हैं ट्रीटी के, उनको ऑब्ज़र्व करना होगा। लेकिन इसके अंदर एक और क्लास भी है कि अगर एक स्टेट इसको विथड्रॉल करना चाहे, अगर छोड़ना चाहे तो वो छोड़ सकता है। इसी तरह नॉर्थ कोरिया ने भी विथड्रॉल किया था इस ट्रीटी को, हालांकि उसने एक बार साइन तो की थी। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रजीम के जो दूसरी एलिमेंट है वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है। सॉरी यहाँ पे आई देना मैं भूल गया हूँ। तो वो दूसरा है IAEA है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब देखेंगे कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का काम क्या है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को 1957 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि टू फैसिलिटेट द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पसेस, न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसको सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज़ करना है और इससे वेपन्स की डेवलपमेंट में बिल्कुल भी इस्तेमाल करने की इस पर पाबंदी है। इसके सेफगार्ड्स ये कहते हैं, यानी उसकी जो यूजेज है सेफगार्ड्स की वो ये है कि ऑडिट्स एंड ऑन साइट इंस्पेक्शंस, यानी कि जो स्टेट्स हैं जिनके पास न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे वो न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे ये इंस्पेक्शन करते हैं कि स्टेट इज़ कंप्लाइंग, यानी जो ट्रीटी है उसके साथ वो कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है। तो वहाँ पे उसके जो सेफगार्ड्स हैं वो इस चीज़ की वेरिफिकेशन करते हैं। इट इंस्पेक्ट्स मेंबर स्टेट्स फैसिलिटीज़, जो इस ट्रीटी के यानी NPT के जितने भी साइन जो मेंबर स्टेट्स हैं उन तमाम की फैसिलिटीज़ में ये इंस्पेक्शन करती है कि वो सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो इंडिया, पाकिस्तान और इजराइल के जो न्यूक्लियर पीसफुल पर्पसेस के लिए जो न्यूक्लियर की फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे भी वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं, अगरचे वो इस NPT के वो मेंबर्स नहीं हैं। 1991 तक इसका काम सिर्फ ये था कि वो स्टेट्स जो डिक्लेयर्ड स्टेट्स थे कि वो न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर एनर्जी है वो उससे वेपन्स की डेवलपमेंट में यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे उनकी ऑन साइट इंस्पेक्शन होती थी, वरना वो हर स्टेट में इंस्पेक्शन नहीं करते थे। उनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे वो इंस्पेक्शन के लिए नहीं जाते थे, सिर्फ उन पे जो उनके शक था या डिक्लेयर्ड स्टेट्स थे। लेकिन 1992 के बाद एक पैराडाइम शिफ्ट आया। इराक़ और ईरान के दरमियान जो वॉर हुई थी वहाँ बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स की जो यानी कि वहाँ पे जो यूजेज हुई थी और इराक़ पे उनको शक पड़ गया था कि न्यूक्लियर वो एम्बिशंस हैं उसके और वो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है, तो उसके बाद उन्होंने ऑन साइट इंस्पेक्शन स्टार्ट की। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रजीम की जो थर्ड एलिमेंट है वो है कंप्रीहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, यानी इसे CTBT भी कहते हैं। अब ये देखते हैं कि कंप्रीहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी का काम क्या है और उसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो CTBT को 1996 में इस्टेब्लिश किया गया, यानी ओपन सिग्नेचर हो गया कि स्टेट्स ने इसको साइन की। ये जो एक रिप्लेसमेंट थी PTBT जो 1993 में, और LTBT जो PTBT और LTBT दोनों एक ही ट्रीटी थी, 1963 में वो साइन हो गए थे, उनको इसने रिप्लेस की। इसके मज़ीद इसमें मॉडिफिकेशंस और भी थी। इसके ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि टू बैन वर्टिकल प्लस हॉरिजेंटल प्रोलिफरेशन,
यानी कि जितनी भी प्रोलिफरेशन है न्यूक्लियर वेपन्स की, वो चाहे वर्टिकल हो या हॉरिजेंटल हो। यानी वर्टिकल वो है, यानी वो स्टेट्स जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं लेकिन वो उसकी क्वालिटी को और क्वांटिटी को वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो उस पे भी बैन लगाया गया। इसके अलावा जो हॉरिजेंटल प्रोलिफरेशन थी, यानी कि जो स्टेट्स जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हैं लेकिन वो उसको एक्वायर करेंगे, तो इस पे भी बैन लगाया गया। टू प्रिवेंट द एक्सप्लोजन ऑफ एनी साइज़, जिस साइज़ की भी एक्सप्लोजन हो उस पे बैन लगाया गया, चाहे वो छोटा एक्सप्लोजन हो या बड़ा एक्सप्लोजन हो, वो बैन किया गया। ऑल काइंड्स ऑफ एक्सप्लोजन मिलिट्री और सिविलियन, यानी जितनी भी मिलिट्री उसके एक्सप्लोजन्स थे या सिविलियन एक्सप्लोजन्स थे, उन सब पे पाबंदी लगाया गया। टू इस्टेब्लिश अ सिस्टम ऑफ सीस्मिक एंड ऑन साइट वेरिफिकेशन, इसके दो जो यानी कैटेगरीज थे, सीस्मिक और ऑन साइट। यानी सीस्मिक ये है कि एक स्टेट अगर वो चुपके से कोई न्यूक्लियर टेस्ट करती है तो इसकी जो सीस्मिक यानी जो ज़मीन के अंदर जो प्लेट्स हैं या उसके अंदर वो जो शेक या वो जो हिल जाते हैं ज़मीन के नीचे, यानी जो ज़लज़ला जैसी वो कोई एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू और ऑन साइट वेरिफिकेशन के थ्रू, यानी दोनों तरीक़ों से एक स्टेट की न्यूक्लियर एक्सप्लोजन पे नज़र रखना, इस यानी एक सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया। इट इज़ नेगोशिएटेड एट जेनेवा एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट, यानी जेनेवा में जो डिसआर्मामेंट की कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पे इसको डिस्कस किया गया, नेगोशिएट किया गया। लेकिन इंडिया ने इस पे ऑब्जेक्शन लगाए। इसको ऑब्जेक्शन, इंडिया के ऑब्जेक्शन भी बड़े जेन्युइन थे। उसने कहा, इंडिया ने ये कहा कि टाइम बाउंड फ्रेमवर्क ग्लोबल एलिमिनेशन, उसने कहा कि बातें सारी होती रहती हैं कि डिसआर्मामेंट, डिसमेंटल करें, प्रोलिफरेशन को रोकें। उसने कहा ये सारी बातें सिर्फ कागज़ और पेपर तक महदूद हैं। भाई एक टाइम बाउंड फ्रेमवर्क दे दें जिसमें आप कहें फ़लान डेट तक, फ़लान साल तक, ये इतने इस डेट तक, इतने वक्त में, इस टाइम ड्यूरेशन में ग्लोबल एलिमिनेशन होगी। और उसका दूसरा ये था कि इसको एंट्री इनटू फोर्स प्रोविजंस भी मुहैया किए गए थे कि इस तरह की एक स्टेट अगर वो साइन करेगी तो फिर उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी उसे लागू करना होगा। और इसके अलावा पैरेलल ट्रीटमेंट ऑफ मिलिट्री एंड सिविलियन एक्सप्लोजन्स, इसका एक और ऑब्जेक्टिव ये था इंडिया का कि आप मिलिट्री और सिविलियन दोनों एक्सप्लोजन्स, हालांकि सिविलियन वो पीसफुल पर्पसेस के लिए होते हैं और मिलिट्री वो मिलिट्री पर्पसेस के लिए थे, तो दोनों को आप पैरेलल तौर पर ट्रीट कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया ने सर्कमवेंट करने के लिए इंडिया की जो वीटो थी, क्योंकि वहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट थी वहाँ पे जितनी भी नेगोशिएशंस थे या जो ट्रीटीज़ थे वो साइन हो जाते थे कि जितनी स्टेट्स हैं वो जब सारे एग्री करते थे तो वो ट्रीटी को वहाँ पे वो साइन हो जाता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया ने उसे UNGA यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में उसको ले आया कि वहाँ पे मेजॉरिटी बेसिस पे यानी फैसले, डिसीजन लिए जाते थे। तो इसको 1996 में एडॉप्ट किया गया। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रजीम की जो फोर्थ एलिमेंट है वो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी NSG कहते हैं उसे। अब हम देखेंगे कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का काम क्या है और इसे इस्टेब्लिश क्यों किया गया। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की जो बैकग्राउंड है वो ये है कि स्माइलिंग बुद्धा, यानी जब इंडिया ने 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट की स्माइलिंग बुद्धा के नाम पे, तो वो दुनिया के लिए एक ख़तरे की घंटी थी कि अब चाइना यानी जो 5 स्टेट्स हैं उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन अभी न्यूक्लियर जो एक्विजिशन है या प्रोडक्शन है या प्रोलिफरेशन है वो साउथ एशिया की तरफ भी बढ़ गई थी। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि इंडिया को न्यूक्लियर एनर्जी कनाडा और अमेरिका देते थे, तो अब उन्होंने कहा कि कोई ऐसा मेकनिज़म बनाया जाए कि न्यूक्लियर की जो पीसफुल पर्पस है, जो न्यूक्लियर की पीसफुल जो यूज़ है उसको इंश्योर करना और उसको मिलिट्री डेवलपमेंट के लिए, मिलिट्री पर्पस के लिए जो उसकी यूजेज है उस पर बैन लगाना। तो इसको इस्टेब्लिश किया गया है 1974 में, और इसे NSG के अलावा लंदन ग्रुप भी कहते हैं, यानी इसको लंदन में साइन किया गया। तो इसके अंदर रिस्ट्रिक्ट द एक्सपोर्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स, यानी वो स्टेट्स जिनके पास न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, वो इसे दूसरे स्टेट्स तक एक्सपोर्ट नहीं करते।
आफ्टर गल्फ वॉर 1992 इट एक्सटेंडेड एक्सपोर्ट गाइडलाइंस, यानी कि 1992 के बाद जब इराक़ ने न्यूक्लियर एम्बिशंस की थी, उसके बाद एक्सपोर्ट्स पे मज़ीद रिस्ट्रिक्शंस और मज़ीद गाइडलाइंस इस पे आ गए थे। यानी 65 आइटम्स वर इंक्लूडेड इन एक्सपोर्ट, यानी जो एक्सपोर्ट गाइडलाइंस थी उसमें 65 आइटम्स को इंक्लूड किया गया। और इसमें ये हो गया कि रेसिपिएंट स्टेट्स गिव एक्सेस टू IAEA, यानी वो स्टेट्स जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एनर्जी दूसरे स्टेट से इंपोर्ट कर रहे हैं, वो उसको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को उस तक एक्सेस देंगे कि वहाँ सेफगार्ड्स के ज़रिए वो इंश्योर करे, यानी उसकी जो वेरीफाई करे कि वो न्यूक्लियर वेपन्स की जो एनर्जी है, न्यूक्लियर वेपन जो एनर्जी है उसको वेपन्स के लिए यूज़ ना किया जा रहा है। तो प्रॉमिस ऑफ नॉट मिसयूज़, यानी अब मिसयूज़ क्या है कि एक स्टेट दूसरे स्टेट से, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान कनाडा से वो न्यूक्लियर एनर्जी इंपोर्ट कर रहा है, तो वो इसको किसी दूसरे स्टेट तक वो इसे एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, यानी कि इसे मिसयूज़ कहते हैं कि वो दूसरे तक इसे दूसरी जगह पे एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है एक स्टेट दूसरे स्टेट तक। नॉट टू एक्सपोर्ट टू अदर नेशंस, यानी कि दूसरी स्टेट्स है उस तक इस न्यूक्लियर एनर्जी को, टेक्नोलॉजी को वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है कि स्टेट दूसरे स्टेट तक। अब हम न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम के 5th एलिमेंट पे बात करेंगे कि 5th एलिमेंट क्या है। 5th एलिमेंट है न्यूक्लियर वेपन्स फ्री जोन्स, यानी NWFZ भी इसे कहते हैं। तो हम देखेंगे कि इसका क्या काम है, क्या इसकी यूजेज क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन्स, इसका मकसद ये था कि किसी स्पेसिफ़िक एरिया में न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन या न्यूक्लियर की जो स्प्रेड है उसको रोकना, यानी रीजन स्पेसिफिक ट्रीटी है। द सिग्नेटरीज कमिट नॉट टू एक्वायर, मैन्युफैक्चर, टेस्ट और प्रोसेस न्यूक्लियर वेपन्स, यानी जो सिग्नेटरीज स्टेट्स होती हैं, जो ट्रीटीज़ को, यानी जो एक रीजन के अंदर एक ट्रीटी साइन होती है, उस ट्रीटी के अंदर वो इस चीज़ की कमिटमेंट कर लेते हैं कि दे विल नॉट एक्वायर, मैन्युफैक्चर, टेस्ट, यानी ना वो एक्वायर करेंगे, ना वो मैन्युफैक्चर करेंगे, ना टेस्ट करेंगे, और ना न्यूक्लियर वेपन्स वो एक्वायर करेंगे, प्रोसेस करेंगे, वो यहाँ पे कमिटमेंट कर लेते हैं। तो ऐसे 5 जोन्स दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करती है आज तक। लैटिन अमेरिका है, साउथ पैसिफिक है, साउथ ईस्ट एशिया है, अफ्रीका है और सेंट्रल एशिया है, यानी इन 5 रीजन्स के अंदर ऐसे ट्रीटीज़ एग्जिस्ट करती है कि जहाँ पे उन रीजन, यानी जो रीजनल स्टेट्स हैं, उन्होंने कमिटमेंट कर ली है एक ट्रीटी के थ्रू कि हम उस स्पेसिफिक रीजन में वो एक्वायर, मैन्युफैक्चर, टेस्ट और प्रोसेस नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स। अब हम न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम के 6th एलिमेंट पे बात करेंगे। 6th एलिमेंट है बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन, BWC भी उसे कहते हैं। देखेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। बायोलॉजिकल टॉक्सिन वेपन कन्वेंशन, इसको सिग्नेचर के लिए 1972 में ओपन किया गया और ये 1975 में केम इनटू फोर्स। इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि टू प्रोहिबिट द डेवलपमेंट, स्टॉक पाइलिंग, एक्विजिशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ पैथोजेंस, यानी कि पैथोजेंस वो वायरस हैं कि जो बायोलॉजी के, यानी बायोलॉजिकल जो वायरसेस होते हैं वो बायोलॉजिकल वेपन्स में इस्तेमाल होती है। तो ऐसे पैथोजेंस की जो यानी सिविलियन यूज़ होती है कि सिविलियन पर्पस के लिए पैथोजेंस को यूज़ ही नहीं किया जाता। तो ऐसे पैथोजेंस को, ऐसे बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन्स वेपन्स को उसकी रोकथाम करना। और इस ट्रीटी के अंदर, इस एग्रीमेंट के अंदर दे बैन ऑल बायोलॉजिकल डिलीवरी सिस्टम, यानी कि सिर्फ पैथोजेंस नहीं बल्कि जितनी भी बायोलॉजिकल डिलीवरी सिस्टम है कि वो जो बायोलॉजिकल वेपन्स हैं वो दूसरे डेस्टिनेशन तक वो उसको डिलीवर करते हैं, उन मैकेनिज़म्स पे, यानी डिलीवरी सिस्टम है उस पे भी वो बैन लगाते हैं। और ये अपने लिहाज से एक यूनिक ट्रीटी थी क्योंकि इसने बिल्कुल एक क्लास ऑफ वेपन्स को इसने बैन किया था। लेकिन इसके अंदर मसला ये है कि इट लैक्स वेरिफिकेशन मैकेनिज़्म, मैकेनिज़्म किस पे गलत है। तो इसके अंदर यानी जिस तरह की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो न्यूक्लियर
जो पीसफुल पर्पस है या न्यूक्लियर एनर्जी टेक्नोलॉजी की जो यूजेज है उस पे वो वेरीफाई करती है कि कहीं वो न्यूक्लियर वेपन्स के लिए तो यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन इसमें ऐसे वेरिफिकेशन टूल नहीं है इंटरनेशनल ट्रीटीज़ में। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रेजिम के सेवंथ एलिमेंट है वो है केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। तो केमिकल वेपन कन्वेंशन क्या है इसको हम थोड़ा डिटेल से देखेंगे। केमिकल वेपन्स कन्वेंशन इट वाज इनिशिएटेड इन 1970s एंड entered into force in 1997। सोवियत यूनियन ओपन इट्स फैसिलिटीज़ फॉर इंस्पेक्शन। पहली बार सोवियत यूनियन ने अपने फैसिलिटीज़ को यानी उसकी जो केमिकल फैसिलिटीज़ थे उसको ओपन फॉर इंस्पेक्शन किया गया कि कहीं वो केमिकल वेपन्स के लिए यूज़ नहीं हो रहे हैं। तो इसकी जो बैकग्राउंड थी वो ये है कि ईरान और इराक वार के अंदर जो केमिकल वेपन्स की यूज़ हुई और इससे जो ख़तरा बढ़ने लगा पूरे इंटरनेशनल सिस्टम के लिए, इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए, कि अगर दो स्टेट्स के दरमियान अगर जंग होगी, अगर वहाँ पे केमिकल वेपन्स की यूज़ होगी तो ये ह्यूमैनिटी के लिए एक ख़तरे की घंटी थी। तो इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि इट प्रोहिबिट्स, कि इसके प्रोहिबिशंस क्या हैं, ये बैन क्या करती है, द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, एक्विजिशन, स्टॉक पाइलिंग, ट्रांसफ़र एंड यूज़ ऑफ केमिकल वेपन्स। ये जितनी भी इसके अंदर जो टूल्स आते हैं, जो प्रोसेस आती है, चाहे वो डेवलपमेंट हो, प्रोडक्शन हो, एक्विजिशन हो या उसकी स्टॉक पाइलिंग हो, वहाँ पे इन वेपन्स को वहाँ पे रखा जाता है, स्टॉक किया जाता है, या इसकी ट्रांसफ़र है यानी दूसरे स्टेट तक ट्रांसफ़र करना, या इसकी जो यूज़ है केमिकल वेपन्स की जंग के अंदर, इन सब पे पाबंदी लगाई गई। एंड ऑल्सो नो केमिकल यूज़ इन मिलिट्री इंगेजमेंट। अगर कहीं पे दुनिया में अगर जंग होगी मिलिट्री यानी दो मिलिट्री के दरमियान तो वो केमिकल वेपन्स यूज़ नहीं करेंगे। और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रेजिम की जो 8th एलिमेंट है वो है द ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप को 1984 में बनाया गया, इस्टेब्लिश किया गया इन द वेक ऑफ एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ CBW यानी केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स इन ईरान इराक वार। यानी ईरान इराक वार में जो केमिकल्स और बायोलॉजिकल वेपन्स की यूज़ हुई, इस्तेमाल हुई, वो उसने इस ट्रीटी के यानी कि बनाने में, इस्टेब्लिशमेंट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। यानी कि वो बैकग्राउंड एक इवेंट थी। तो इसमें 30 नेशंस कमिटेड टू इम्पीरिंग CWD यानी केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स प्रोलिफरेशन। 30 नेशंस ने, 30 स्टेट्स ने एक साथ उन्होंने कमिटमेंट कर ली, एग्रीमेंट कर ली कि वो ऐसे वेपन्स डेवलप नहीं करेंगे, प्रोलिफरेट नहीं करेंगे। इसके फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि कंट्रोल, एक्सपोर्ट कंट्रोल, यानी इसकी जो एक्सपोर्ट है दूसरे स्टेट्स के पास, अगर बिलफर्ज एक स्टेट के पास केमिकल वेपन्स हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स हैं या उसके पास पैथोजेंस वगैरह हैं, तो वो उनको एक्सपोर्ट नहीं करती दूसरे स्टेट तक। ओन इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स, चाहे वो इक्विपमेंट हो या मटेरियल हो इस केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स के। एंड इट फोकस्ड ऑन डुअल यूज़ केमिकल, यानी केमिकल की जो यूज़ है, डुअल यूज़ है, उस पर भी फोकस किया गया। रिस्ट्रिक्शन अप्लाइड ऑन केमिकल प्रीकर्सर एंड बायोलॉजिकल पैथोजेंस, चाहे वो केमिकल प्रीकर्सर हों या बायोलॉजिकल पैथोजेंस वायरसेस हों, उन पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के अंदर। द पार्टिसिपेटिंग पार्टीज़ आइडेंटिफाई एक्सपोर्ट टू बी कंट्रोल, यानी कि जो इसकी मेंबर स्टेट्स हैं वो उन तमाम एरियाज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, उन तमाम मेकैनिज़म और वहाँ पे इक्विपमेंट की उन एक्सपोर्ट पे वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये चीज़ें इन पे बैन या प्रोहिबिशन लगाई जाए। और 9th जो एलिमेंट है वो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रेजिम की 9th एलिमेंट वो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल ग्रुप है। अब देखेंगे कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल ग्रुप, इसका काम और इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल ग्रुप को G7 कंट्रीज़ ने 1987 में अनाउंस की थी। मिसाइल टेक्नोलॉजी यानी इसको इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल्स भी कहते हैं, यानी बैलिस्टिक मिसाइल्स भी इसी डोमेन में आते हैं, या स्पेस लॉन्च है या स्पेस लॉन्च व्हीकल्स एंड साउंडिंग रॉकेट्स, ये तमाम के तमाम मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल ग्रुप में यानी इसी डोमेन में आते हैं। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल ग्रुप के फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। सबसे पहले है कि इंटरनेशनल एफर्ट टू प्रिवेंट द प्रोलिफरेशन ऑफ मिसाइल्स, यानी चूँकि अब न्यूक्लियर वेपन्स हों
या केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन्स हों, जितने भी ये वेपन्स हैं, ये बॉम्ब होते हैं, ये ख़ुद से पोड़ नहीं सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि इसे जहाज़ में ले जाकर कहीं पे गिराया जाए, लेकिन वो रिस्की होता है। तो इसके लिए इसे मिसाइल में डाल देते हैं और मिसाइल उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है। तो वो मिसाइल्स के विच आर कैपेबल ऑफ कैरिंग अ पेलोड ऑफ 500 kg, यानी कि वो मिसाइल्स जो 500 किलोग्राम की पेलोड है, ये न्यूक्लियर एक वेपन है, बॉम्ब होता है, उसे कैरी कर सकता है, और 300 किलोमीटर्स तक, यानी इसकी जो स्पेस है या जो डेस्टिनेशन है या डिस्टेंस है 300 किलोमीटर तक 500 kg की एक पेलोड अगर वो उठा सकती है और ले जा सकती है, तो उस मैकेनिज़्म पे, उस टेक्नोलॉजी पे, उस सिस्टम पे बैन लगाया गया कि ऐसे मिसाइल्स को प्रोलिफरेट या डेवलप ना किया जाए। और दिस वाज इनिशिएटेड इन 1993, प्रिवेंट कैरिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यानी कि जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होते हैं उसको वो कैरी ना कर ले ऐसे मिसाइल्स। इट ऑल्सो फंक्शंस एज सप्लायर कंट्रोल ग्रुप, यानी कि ये एक मैकेनिज़्म है कि जो कंट्रोल है सप्लाई करने की, यानी मिसाइल्स की दूसरे स्टेट्स तक, उस पे भी वो पाबंदी लगाती है, इसके अंदर ये फंक्शन भी मौजूद है। इट प्रोहिबिट्स मेंबर्स ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ की कंपोनेंट्स, यानी मिसाइल डिलीवरी सिस्टम या मिसाइल टेक्नोलॉजी में जो उसकी की कंपोनेंट्स होते हैं, अगरचे वो सारी के सारी मिसाइल ना हो, लेकिन उसकी जो कंपोनेंट्स हैं वो एक स्टेट दूसरे स्टेट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। और मटेरियल, टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट, चाहे वो मटेरियल हो वो मिसाइल टेक्नोलॉजी की, या वो कोई टेक्नोलॉजी हो इस रिलेटेड, या कोई इक्विपमेंट हो, इन तमाम के तमाम को प्रोहिबिट किया गया। एंड इट रिक्वायर्स ऑल 35 मेंबर्स टू एलिमिनेट दैट एक्सीड्स दैट लिमिट, यानी कि जो 35 मेंबर स्टेट्स थे जिन्होंने, जो सिग्नेटरीज थे जिन्होंने साइन की थी, उनको इस यानी रिक्वायर की गई कि वो ऐसे तमाम मिसाइल्स जो इस लिमिट को, यानी 500 kg पेलोड की और 300 किलोमीटर डिस्टेंस, अगर वो इस लिमिट को एक्सीड करती है, उन तमाम सिस्टम को, टेक्नोलॉजी को वो एलिमिनेट ख़त्म कर दें। इट वाज नॉट एप्लीकेबल ऑन द G7 स्टेट्स, लेकिन यहाँ पे मैं एन नॉट लिखना भूल गया हूँ, लेकिन ये इट वाज नॉट एप्लीकेबल ऑन द G7 स्टेट्स, यानी जो G7 स्टेट्स हैं उस पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम कितनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटिव है, यानी कि वहाँ पे जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं वो अपने जो चाहते हैं उसी तरह वो कर सकते हैं, लेकिन जो छोटे स्टेट्स हैं उनको मजबूर किया जाता है कि वो उनकी जो इंटरनेशनल नॉर्म्स और रूल्स हैं वो उनको फॉलो करें। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो आप हमें कमेंट के ज़रिए बताएं कि आपने इससे कुछ सीखा। अगर इस कोई पॉजिटिव लर्निंग है तो इसको हम मज़ीद कैरी ऑन करेंगे, मज़ीद आगे ले जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे इस प्रोसेस को। और इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अगर ना करें भी तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप सीख रहे हैं और हम कुछ सिखा सकते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।